नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का आचार्य पाठशाला पर स्वागत है। हम सभी लोग अपनी प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। संभवतः हम सभी लोगों ने 135 क्वेश्चन कवर कर लिए थे, जो कि हमारा प्रश्न क्या था, करनाल बंट किस फसल का बीज जनित रोग है। आपके ऑप्शन थे धान, दलहन, गेहूँ या फिर सरसों। तो इसका सही जवाब क्या था, करनाल बंट गेहूँ का एक प्रमुख रोग तथा इसके अगर जो इसका साइंटिफिक नेम है नेबोसिया इंडिका, ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम हो गया और यह इस फफूंद के माध्यम से फैलता है। इसमें होता क्या है, जो बाली के दाने होते हैं काले पाउडर के रूप में बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम सभी लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला हमारा प्रश्न क्या है, झूठा कंडुआ रोग। हमारा क्या प्रश्न है कि झूठा कंडुआ रोग किस फसल में फैलता है। आपके ऑप्शन दिए गए गेहूँ, धान, मसूर या फिर सरसों। तो जो फॉल्स स्मट है दोस्तों, वह राइस धान का प्रमुख रोग है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका विकल्प बी सही जवाब हो जाएगा। तो झूठा कंडुआ रोग धान के प्रमुख रोगों में शामिल है, जो कि मुख्यतः नमी वातावरण में फैलता है। जो नम वातावरण होता है उसके कारण से यह फैलता है। ठीक है, इसके कारक की बात करें, किसके माध्यम से फैलता है, तो अगर यह किसके माध्यम से किस लिए हो जाता है, नम वातावरण में फैलता है दोस्तों। नम वातावरण, जो वातावरण में जब नमी अधिक हो जाती है तब इसका विस्तार हमें देखने को मिलता है नम वातावरण में। ठीक है, अगर इसके कारक की बात की जाए, फैक्टर क्या है, तो क्लेविसेप्स ओराइजा सैटाइवा के माध्यम से यह फैलता है, इसका कारक हो जाएगा। इसका कारक क्या है, क्लेविसेप्स ओराइजा सैटाइवा, ये इसका कारक हो गया। ठीक है, तो झूठा कंडुआ रोग किस फसल में फैलता है, धान में फैलता है। जब वातावरण में पर्याप्त मात्रा में नमी होती है, उससे अधिक हो जाती है, तब यह इसका विस्तार हमें अधिक देखने को मिलता है। और इसके अगर फैक्टर की बात की जाए तो क्लेविसेप्स ओराइजा सैटाइवा के माध्यम से फैलता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा भिंडी के पीला सिरा रोग के संचरण में, जो भिंडी का, अच्छा कभी कभी यह भी पूछा जाता है कि पीला सिरा रोग किस फसल से संबंधित है। तो पीला सिरा रोग अगर संबंध पूछा जाता है किस फसल में देखने को मिलता है, तो भिंडी में मिलता है दोस्तों। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि जैसे मान लेते हैं, आपके प्रश्न आते भी हैं कि यह रोग किस फसल का है, यह रोग किससे होता है, किस कारण से होता है, ये सभी या किस फसल से संबंधित होता है, ऐसे कई प्रश्न में देखने को मिलते हैं। तो पीला सिरा रोग कई बार पूछा गया है, तो भिंडी से संबंधित है। अब इसमें प्रश्न क्या कह रहा है कि संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके संचरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कौन निभाता है, सफ़ेद मक्खी, जो वाइट फ्लाई है वह, या फिर एफिड या टिड्डा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। गौर करने वाली बात यह है कि जो भिंडी का पीला सिरा रोग होता है दोस्तों, ठीक है, यह एक वायरस के माध्यम से होता है और इसके संचरण में जो इसका संचारक होता है, कौन होता है, तो वाइट फ्लाई इसके संचरण में अहम भूमिका निभाती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपका विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। सफ़ेद मक्खी अन्य फसलों के रोगों जैसे कि तंबाकू मोजैक, जो टोबैको मोजैक जो होता है वह, मिर्च मोजैक, मिर्च हो गया आपका, मोजैक हो गया, पपाया लीफ कर्ल हो गया, काटन लीफ कर्ल हो गया, इत्यादि रोगों का यह वाहक है। तो कुछ अतिरिक्त बिंदुओं को सभी लोग नोट करते हुए चलते हैं। तो सबसे पहली बात, तो पीला सिरा जो रोग होता है दोस्तों, यह एक वायरस के माध्यम से होता है। ठीक है, मान लीजिए आपसे पूछा जाए जीवाणु के माध्यम से होता है या वायरस के माध्यम से, तो पीत सिरा मोजैक रोग वायरस के माध्यम से होता है। ठीक है, इसका संचारक क्या है, तो ये आपके विकल्प में ही दिया हुआ सफ़ेद मक्खी हो गया। अब अन्य फसलों के अगर रोगों की बात की जाए, सफ़ेद मक्खी किसमें अहम भूमिका निभाता है वाहक के रूप में, सफ़ेद मक्खी वाहक। अन्य फसल कौन कौन सी, तो
तो आपका पपाया लीफ कर्ल हो गया, कॉटन लीफ कर्ल हो गया, कॉटन लीफ कर्ल, ये हो गए। तंबाकू मोज़ेक हो गया, ऐसे अन्य महत्वपूर्ण रोगों के लिए वाहक का कार्य करता है। ठीक है, अब हम सभी लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर क्या होगी? आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि जो संकर धान होता है, संकर धान की 1 हेक्टेयर धान, जो संकर हाइब्रिड धान होता है आपका, उसकी 1 हेक्टेयर धान मान लेते हैं आपको 1 हेक्टेयर में फसल लेनी है, तो उसकी रोपाई के लिए नर्सरी में बीज दर क्या होगी? जैसे मान लेते हैं हमारा ये हाइब्रिड धान हो गया दोस्तों, ठीक है, यह हमारा फार्म है 1 हेक्टेयर के लिए। यह हमारा फार्म कितना हो गया, खेत 1 हेक्टेयर का यह हमारा फार्म है। अब इसके लिए हमें कितनी नर्सरी चाहिए? ठीक है, ये कितनी नर्सरी चाहिए यह कह रहा है। और किस धान की बात हो रही है यहाँ पर? तो संकर धान, हाइब्रिड धान की बात हो रही है, हाइब्रिड राइस की बात हो रही। ठीक, तो अब आपके ऑप्शन कौन कौन से दिए गए? 40 से 42 किलोग्राम, 30 से 32 किलोग्राम, 25 से 27 किलोग्राम, या फिर 18 से 20 किलोग्राम। तो बात यहाँ पर हाइब्रिड धान की हो रही है दोस्तों। तो संकर धान के लिए जो सीड रेट होती है अमूमन 18 से 20 किलोग्राम होती है, तो आपका विकल्प डी सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम सभी लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें सीड रेट से ही संबंधित। हालांकि हम सभी लोगों ने क्रॉप साइंस में सीड रेट, वानस्पतिक नाम, इन सब पर विस्तार रूप से चर्चा कर चुके हैं, तो आप सभी लोग उसको भी देख लीजिए, क्योंकि सीड रेट और वानस्पतिक नाम को लेकर के अक्सर कई बार हमें प्रश्न देखने को मिलते हैं। अच्छा, खैर बात करते हैं जो एसआरआई धान होता है, एसआरआई विधि में जो एसआरआई मेथड होता है हमारा धान की खेती से संबंधित होता है, उसकी अगर बीज दर की बात की जाए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से तो अमूमन 5 किलोग्राम होती है दोस्तों। वहीं संकर धान की तो हमने बात ही कर ली 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से। अब धान को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जैसे महीन धान हो गया, मध्यम, मोटा धान। तो जो मोटे दाने वाले जो किस्में होती हैं धान की, उसके लिए अमूमन 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हम सभी लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि मध्यम दाने वाली किस्मों के लिए 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं महीन चावल जो होता है उसकी किस्मों के लिए 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बीज दर प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि कुछ सोर्सों में अलग अलग भी चीज़ें हो सकती हैं, तो आप सभी लोग ऐसे याद रखिए। तो सारणी बना लेते हैं हम सभी लोग ये कैसे। पहला हमारा क्या हो गया? एसआरआई विधि। अगला हमारा क्या हो गया? संकर धान। मोटे दाने वाली किस्में। मध्यम दाने वाले किस्में। और महीन चावल की किस्में। तो ये सारा ही से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। संकर धान के लिए 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मोटे दाने वाली किस्मों के लिए 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मध्यम दानों के लिए 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। महीन जो हमारी महीन चावल की जो किस्में होंगी उसके लिए 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर।
एक बार फिर से समझ लेते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो संकर धान की 1 हेक्टेयर धान की रोपाई के लिए नर्सरी में जो बीज दर होगी कितनी होगी, तो 18 से 20 किलोग्राम होगी। जबकि अन्य कुछ विधियों की बात करें उसके लिए बीज दर कैसी रहेगी, जैसे कि SRI विधि के लिए 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, संकर धान के लिए 18 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मोटे दाने वाली जो किस्में होंगी धान की उसके लिए 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, वहीं जो मध्यम दाने वाली किस्में होंगी उसके लिए 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, जबकि महीन चावल की किस्मों के लिए 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के आसपास बीज दर रहेगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नींबू के खैरा रोग के लक्षण पौधे के किन भागों पर आते हैं। जो नींबू के खैरा रोग के जो लक्षण होते हैं, नींबू में जो खैरा रोग होता है उसके लक्षण पौधे के किस भागों में हमें दिखाई देते हैं, पत्तियों पर, फलों पर, शाखाओं पर या उपरोक्त में से इन सभी पर। तो जो नींबू का जो कैंकर सिट्रस कैंकर रोग होता है दोस्तों, यह एक बैक्टीरियल बीमारी होती है जो कि ज़ैंथोमोनास सिट्राई के द्वारा पैदा होती है। कई बार पूछा गया है तो कि सिट्रस कैंकर रोग किसके द्वारा होता है, तो बैक्टीरियल बीमारी जो कि ज़ैंथोमोनास सिट्राई के माध्यम से भी होता है। अगर इसके लक्षण की बात की जाए तो फल, पत्ती, कांटे, टहनी आज सभी प्रभावित होते हैं। ब्राउन रंग के जो स्पॉट हमें देखने को मिलते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, डी आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी पर। तो इसको नोट कर लेते हैं कि सिट्रस कैंकर किसके द्वारा फैलता है। नींबू का सिट्रस कैंकर जो है एक प्रकार की बैक्टीरियल बीमारी है दोस्तों, जो किसके माध्यम से फैलता है, ज़ैंथोमोनास सिट्राई के माध्यम से फैलता है। और इसके जो लक्षण होते हैं, फल, पत्ती, कांटे कई जगहों पर देखने को मिलते हैं, भूरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर नज़र डालते हैं कि वर्ष 1943 में जो बंगाल का दुर्भिक्षण का कारण था क्या था। अच्छा, आप सभी लोगों ने जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे तो उसमें एक अकाल के बारे में पढ़ा भी होगा, काफ़ी व्यापक। उसमें बंगाल की करीब आधी से अधिक जनसंख्या मृत्यु का शिकार हो गई थी दोस्तों। तो वही प्रश्न है कि 1943 में बंगाल में जो दुर्भिक्षण का कारण था क्या था। धान का सहसा भारी रोग, जो सहसा भारी रोग होता है धान का वह, या फिर परवदुद्वन अंगमारी रोग, या भूरा धब्बा रोग, या फिर जो अभी झूठा कंडुआ रोग से संबंधित हम सभी लोगों ने एक प्रश्न भी करा हुआ है वह। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, धान का भूरा धब्बा रोग। जो वर्ष 1943 में जो धान की फसल है उसमें भूरा धब्बा रोग हमें देखने को मिला था, जिसके कारण से क्या हुआ, अकाल का सामना करना पड़ा। काफ़ी मात्रा पर जो फसल हुई बर्बाद हो गई। और उस समय क्या था, जैसे कि फसल आपकी बर्बाद हो चाहे कुछ भी, आपको लगान तो देनी ही पड़ती थी, जबरन लोग वसूलते थे किसानों से, तो उनके पास खाने को भी चीज़ें पर्याप्त मात्रा में नहीं रह जाती थी। यही कारण है कि काफ़ी व्यापक लेवल पर अकाल का सामना करना पड़ा, जिससे लोग भूखे मर गए। अपने आप में एक दर्दनाक कहानी है यह। तो वर्ष 1943 में क्या हुआ था, बंगाल दुर्भिक्षण हुआ था। ठीक है, जिसमें धान का जो भूरा धब्बा रोग है इसका अपना एक अहम योगदान था। अच्छा, जो इसका कारक है धान के भूरे धब्बे रोग का, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस का, हेलमेंथोस्पोरियम ओराइजी था। यह भी एक महत्वपूर्ण इसको प्रश्न बन सकता है, तो इसको नोट कर लेते हैं। धान का भूरा धब्बा रोग, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, हेलमेंथोस्पोरमियम ओराइजी। ये हो गया इसका कारक। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं, आप क्योंकि यह कई बार आया हुआ है। वर्ष 1943 में बंगाल में दुर्भिक्षण का कारण क्या था, धान का सहसा भारी रोग,
परद्वंद अंगमारी रोग या फिर भूरा धब्बा रोग या झूठा कंडुआ रोग। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। वर्ष 1943 में व्यापक लेवल पर हमें इसका प्रभाव देखने को मिला। और इसके कारक की अगर बात की जाए किसके माध्यम से यह फैलता है, तो हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी इसका कारक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा अंतःबीजांड रोग है? जो अंतःबीजोड़ रोग है, अंतःबीजोड़ रोग कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए गए, जौ का आवृत कंड रोग, गेहूं का अनावृत कंड रोग, ज्वार का दाना कंड रोग या फिर बाजरे का कंड रोग। तो जो लूज स्पॉट ऑफ व्हीट है, गेहूं का अनावृत कंड रोग, यह एक बीज जनित रोग है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? गेहूं का अनावृत कंड रोग। गेहूं के अनावृत कंड रोग से कई प्रश्न बने हुए हैं कि इसका नियंत्रण कैसे किया जाता है या किसके माध्यम से फैलता है। इस प्रकार के कई प्रश्न आए हुए हैं। हम सभी लोगों ने पूर्व के लेक्चर अगर आप सभी लोग फॉलो कर रहे होंगे तो उसमें देखा भी होगा। तो कौन सा अंतःबीजोड़ रोग है दोस्तों? तो लूज स्पॉट ऑफ व्हीट एक बीज जनित रोग है। इसका कारक कौन सा है? तो यूस्टिलेगो न्यूडा टिट्रिसी इसका कारक हो जाएगा। यूस्टिलेगो न्यूडा टिट्रिसी इसका कारक हो गया। इसके अगर उपचार की बात की जाए तो क्या किया जाना चाहिए इसको उपचार करने के लिए जब इस रोग से प्रभावित हो जाए चीज़ें? तो गेहूं को गर्म पानी से जो गर्म पानी है उसमें लेकर के उससे धूप में उपचारित करना चाहिए। और धूप में जो उपचारित करने का उपाय किसके द्वारा दिया गया था? लुथारा एंड सटर ने वर्ष 1934 में दिया था। तो नोट कर लेते हैं दोस्तों, गेहूं का अनावृत कंड रोग एक बीज जनित रोग है। बीज जनित रोग। अब इसका फैक्टर क्या है? कारक। इसका कारक क्या हो जाएगा? यूस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसी। ठीक है, TRITICI ट्रिटिसी। यूस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसी हो गया इसका कारक, किया एक बीज जनित रोग हो गया। और इसका उपचार कैसे किया जाना चाहिए? तो यार इसके उपचार के लिए गेहूं को गर्म पानी से धूप में उपचारित करना चाहिए। गेहूं को गर्म पानी से धूप में उपचारित करना चाहिए। और यह जो तरीका है विधि किसके द्वारा दी गई थी? वर्ष 1934 में लुथारा और सटर के द्वारा दिया गया। तो अंतःबीजोड़ रोग कौन सा हो जाएगा? गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग। और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? यूस्टिलेगो न्यूडा ट्रिटिसी इसका फैक्टर हो जाएगा। उपचार की जब बात होगी तो गेहूं को गर्म पानी से धूप में उपचारित किया जाएगा, जो कि अगर इस विधि को देने की बात की जाए तो लुथारा एंड सटर महोदय के द्वारा दिया गया। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए जाना जाता है? धान का जो खैरा रोग है उसका नियंत्रण किसके द्वारा किया गया? जो विधि है किसके द्वारा दी गई? तो आपके ऑप्शन दिए गए हैं डॉक्टर YL नैने, डॉक्टर KC मेहता, डॉक्टर RS सिंह, डॉक्टर AN मुखोपाध्याय। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका विकल्प A, डॉक्टर YL नैने। डॉक्टर YL नैने महोदय ने धान के खैरा रोग के नियंत्रण की खोज के लिए अपना अहम योगदान दिया। तो जो धान का खैरा रोग होता है दोस्तों वह किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से हो जाता है। बहुचर्चित प्रश्न है।
इसके लक्षण क्या होते हैं? तो धान की जो ऊपरी पत्तियां होती हैं पीली लाल धब्बों के साथ पड़ने लगती हैं, ठीक है। जो वो धान की ऊपरी पत्तियां होती हैं अपेक्षाकृत वह पीली हो जाती हैं, जिसमें हमें लाल धब्बे भी देखने को मिलते हैं। और इसकी खोज वाई.एल. नेने के द्वारा वर्ष 1966 में करी गई। अच्छा, इसकी रोकथाम के लिए हम सभी लोग क्या करेंगे? जो धान का खैरा रोग होता है उसको नियंत्रण करने के लिए अमूमन 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट के साथ 2.5 किलोग्राम चूने को लेंगे और उसको 1000 लीटर पानी के घोल में पानी का घोल तैयार कर लेंगे। तब उसको हम प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव करेंगे। तो इसका नियंत्रण के लिए किया जाएगा इसका इस्तेमाल। तो नोट करते हैं सभी बिंदुओं को, फिर एक बार फिर से समझेंगे। धान का खैरा रोग, जो धान का खैरा रोग किसके कारण से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। धान का खैरा रोग जिंक की कमी से हो गया। और इसके लक्षण, ऊपरी पत्तियां पीली हो जाएंगी, लाल धब्बों के साथ, तो धान का खैरा रोग जिंक की कमी से, और लक्षण ऊपरी पत्तियां पीली हो जाएंगी लाल धब्बों के साथ, इसके लक्षण हो गए। और इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो डॉक्टर वाई.एल. नेने के द्वारा करी गई। कब करी? तो वर्ष 1966 में करी, ठीक है। अब इसके रोकथाम की बात करें, उपचार की बात की जाए, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, इसके साथ 2.5 किलोग्राम चूने को लेंगे, एक 1000 लीटर पानी में घोल इसका तैयार करेंगे, प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव। तो जो धान का खैरा रोग है उसको जिंक की कमी से होता है। इसके लक्षणों की अगर बात करें तो ऊपरी पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, इसमें लाल धब्बे भी देखने को मिलते हैं। इसकी खोज डॉक्टर वाई.एल. नेने के द्वारा वर्ष 1966 में करी गई। इसकी रोकथाम 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट के साथ साथ 2.5 किलोग्राम चूने को 1000 लीटर पानी में उसका घोल तैयार कर लेंगे और प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान है कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए, मथुरा में, भरतपुर में, पटना में, बरेली में। तो आप सभी लोग जानते भी होंगे, यह उत्तर प्रदेश जीके का दोस्तों प्रश्न है और इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बरेली हो जाएगा। भारतीय जो पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है। जबकि कुछ अन्य की बात की जाए जैसे केंद्रीय पक्षी अनुसंधान इज्जतनगर उत्तर प्रदेश बरेली में, जबकि केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर राजस्थान में, वहीं केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश मथुरा में स्थित है, ठीक है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान CIRB हिसार हरियाणा में स्थित है। तो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जतनगर बरेली में स्थित है। मैं इसके आगे ही लिखे दे रहा हूँ, इज्जतनगर बरेली में स्थित है, ठीक है। जबकि कुछ अन्य को हम सभी लोग नोट करते हैं, जैसे कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान हो गया आपका। अगला हमारा क्या हो जाएगा? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान।
केंद्रीय पक्षी अनुसंधान, यह कहाँ स्थित है? तो यह आपका इज्जतनगर बरेली में ही स्थित है। इज्जतनगर बरेली में स्थित है, ठीक है। अगला हमारा कौन सा है? केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ स्थित है आपका? तो केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर राजस्थान में स्थित है। अंबिकानगर राजस्थान में स्थित है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित मखदूम उत्तर प्रदेश, मखूदन दोस्तों, मखूदन यूपी, मथुरा। एक अतिरिक्त आपका केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान, हिसार हरियाणा। तो एक बार फिर से सभी पर नज़र डालते हैं। केंद्रीय जो भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान आपका है, इज्जतनगर बरेली में स्थित, यह उत्तर प्रदेश में ही है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, यह भी इज्जतनगर बरेली में, यह भी उत्तर प्रदेश में है दोस्तों। केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर राजस्थान में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित, जबकि केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम सभी लोग। निम्न में से कौन भूक्षरण को प्रभावित नहीं करता? पूछा जा रहा है आपसे कौन सा एक ऐसा कारक है जो भूक्षरण को प्रभावित नहीं करता है। आपके ऑप्शन दिए गए जलवायु, वेजिटेशन, टोपोग्राफी या फिर सौर्य। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब मेरे ख्याल से सौर हो जाएगा, जो कि भूक्षरण को प्रभावित नहीं करेगा। मृदा के कण अलग होकर के प्राकृतिक स्रोतों जैसे पानी, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पहुंच जाते हैं तो मृदा क्षरण कहलाता है। मृदा क्षरण कैसे कहते हैं? मृदा के कण अलग होकर के प्राकृतिक स्रोत होते हैं जैसे कि पानी, हवा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब पहुँचते हैं तो इसको हम सभी लोग मृदा क्षरण कहते हैं। मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हो गए? रेनफॉल हो गई, स्लोप ऑफ लैंड हो गया, वेजिटेशन, टिलेज, ये सभी मृदा क्षरण को प्रभावित करने वाले कारकों में शामिल होंगे, ठीक है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक छीजन का आकलन, कौन सी विधि से? तो सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक छीजन का आकलन कौन सा है? आपके ऑप्शन दिए गए। लाभदायक सेवा के अंत में ट्रैक्टर की छीजन करते हुए उसका मूल्य शून्य कर देता, प्रारंभिक काल में ज़्यादा छीजन, अंतिम काल में घटता छीजन, लाभदायक सेवा काल में प्रत्येक वर्ष समान छीजन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। लाभदायक जो सरल रेखा ट्रैक्टर विधि होती है, सरल रेखा विधि से ट्रैक्टर के वार्षिक छीजन का आकलन लाभदायक सेवा काल के अंत में ट्रैक्टर का जो डिप्रिसिएशन करते हुए उसका मूल्य शून्य कर देता है। तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एक इंजन में यदि ईंधन की मित व्ययिता अभीष्ट है तो आवश्यक है। ईंधन की मित व्ययिता जब अभीष्ट है तो क्या आवश्यक है? ईंधन का आधिक्य, ऑक्सीजन का आधिक्य, ईंधन एवं ऑक्सीजन दोनों का आधिक्य।
तो यदि इंजन में यदि ईंधन की मितव्ययिता जो होती है अभीष्ट होती है तो आवश्यक है तो ऑक्सीजन का अधिक है दोस्तों। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प बी इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑक्सीजन का अधिक। एक इंजन में यदि ईंधन में मितव्ययिता अभीष्ट है तो आवश्यक क्या होगा? ऑक्सीजन का अधिक आवश्यक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है। जो सिंचाई की जो स्प्रिंकलर विधि होती है वह कह रहा है कि किस स्थान के लिए सर्वोत्तम मानी जा सकती है। वो आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ऊंची नीची भूमि के लिए, अच्छी समतल भूमि के लिए, भारी भूमि के लिए, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है दोस्तों, जिसे हम सभी लोग बौछारी सिंचाई भी कहते हैं, में पानी को वर्षा या फुहार के रूप में पौधों के ऊपर डाला जाता है। यह विधि आमतौर पर धान व जूट की फसलों को छोड़कर अन्य सभी की फसलों में अपनाया जा सकता है। यह विधि मुख्य रूप से ऊंची नीची, ढलुआ स्थलाकृत तथा रेगिस्तानी क्षेत्रों में ज़्यादातर अपनाई जाती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऊंची नीची भूमि के लिए का विकल्प ये सही जवाब हो जाएगा। इसमें करीब 20 से 25% जल की बचत होती है। तो पहले तो इसको नोट कर लेते हैं कि धान व जूट की फसलों को छोड़कर अन्य फसलों में इसको अपना सकते हैं। धान व जूट की फसलों को अन्य सभी फसलों में अपना सकते हैं। किसको? तो धान व जूट को छोड़ करके अन्य सभी फसलों में अपनाया जा सकता है। यह विधि का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है? तो ऊंची नीची, जरूरी नहीं इसमें ऊंची नीची दिया हुआ तो अगले प्रश्न में भी यही है। ऊंची नीची, ढलुआ स्थलाकृत, ढलुआ स्थलाकृत तथा रेगिस्तानी क्षेत्र। और जो बचत होती है कितनी होती है जल की? तो 20 से 25% के आसपास होती है। जल की बचत। तो सिंचाई की स्प्रिंकलर विधि सर्वोत्तम होती है। बौछारी सिंचाई जिसे कहा जाता है, ठीक है। पानी में क्या करते हैं? वर्षा या फुहार के रूप में पौधों के ऊपर पानी को डाला जाता है। धान व जूट की फसलों को अगर छोड़ दिया जाए तो उसको अन्य सभी फसलों में हम सभी लोग व्यापक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इसके प्रयोग की बात की जाए तो ऊंची नीची, ढलुआ स्थलाकृत या रेगिस्तानी क्षेत्रों में अधिकतम रूप से इसको अपनाया जाता है। इसमें आमतौर पर हमें 20 से 25% जल की बचत देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। आज हमारा दोस्तों जो वर्ष 2013 में पूछा हुआ प्रश्न पत्र है वह आज की क्लास में समाप्त हो जाएगा हमारा, और इसको कंबाइन करके भी आप लोगों को करीब 150 प्रश्नों की एक क्लास उपलब्ध करा दी जाएगी, जो मिनिमम 3 से 4 घंटे के आसपास की होगी। आप सभी लोग चाहें तो उसको भी पढ़ सकते हैं रिवीजन के तौर पर। खैर, बात करते हैं अपने प्रश्न की ओर। हल के आकार की इकाई होती है सेंटीमीटर, किलोग्राम, ज्वाइंटर या फिर टन। तो हल के आकार की जो इकाई होती है दोस्तों सेंटीमीटर होती है। आपका विकल्प ए सही जवाब हो जाएगा। जो प्रजा हल का आकार होता है करीब 17.5 सेंटीमीटर होता है, वहीं जो वाह हल का आकार होता है 15 सेंटीमीटर होता है। तो हो सकता है पूछ लिया जाए, तो नोट कर लेते हैं इसको। जो प्रजा हल का आकार कितना होता है? प्रजा हल का आकार 17.5 सेंटीमीटर। वाह हल का आकार 15 सेंटीमीटर। तो प्रजा हल का आकार जो होता है 17.5 सेंटीमीटर होता है, और वहीं वाह हल का आकार कितना होता है? 15 सेंटीमीटर होता है। इसको याद रखिए आप सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसकी जो आकार की इकाई होती है सेंटीमीटर होती है।
धान भंडारण के लिए सबसे उपयुक्त प्रतिशत नमी होती। कह रहा है कि जब धान का भंडारण हमें करना होता है तो उसके लिए उपयुक्त प्रतिशत नमी क्या होनी चाहिए। आपके ऑप्शन दिए गए 6%, 8%, 12% या फिर 16%। तो दोस्तों और इसकी जो नमी होगी करीब 8 से 10% के आसपास होती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 8 से 10% नमी। कपास और सोयाबीन के लिए 10%, दलहनी फसलों के लिए 9% के आसपास। कपास और सोयाबीन के लिए कितना, तो 10%, जबकि दलहनी फसलों के लिए जो दलहनी फसलें उनकी बात की जाए तो 8 से 9%। अगले प्रश्न की ओर एवं अंतिम प्रश्न पर बात करते हैं सभी लोग। यह हमारा अंतिम प्रश्न है। निम्न में से कौन सा कार्य कंबाइन का नहीं है। कह रहा जो कंबाइन है उसका कौन सा कार्य नहीं है। आपके ऑप्शन दिए गए कटाई, मड़ाई, सेपरेटिंग या फिर सुखाना। तो कंबाइन से क्या क्या किया जाता है। कंबाइन से फसल की कटाई, मड़ाई तथा दाने को अलग करने का कार्य किया जाता है। इसका प्रयोग बड़ी जोत वाली जो खेतें होती हैं उसमें इसका व्यापक स्तर पर इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा, सही जवाब सुखाना, अर्थात कंबाइन से सुखाने का कार्य नहीं होता है, बल्कि फसल की कटाई, मड़ाई, दानों को अलग करना, ये सभी कार्य कंबाइन से किए जाते हैं। और इसको जो बड़ी जोत वाली खेतों में इसका ज़्यादा प्रयोग होता है। तो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होगी। करीब 150 प्रश्न इसमें आए हुए थे दोस्तों, उन सबको हम सभी लोगों ने बारी बारी से कवर कर लिया, अच्छे से समझ लिया, विस्तार पूर्वक उन पर चर्चा भी की। जो प्रश्न है उसको भी पढ़ा हम सभी लोगों ने, और उस प्रश्न से जो अन्य प्रश्न बनने वाले थे उन सभी पर भी हम सभी लोग बात करते हैं। तो ये तो हमारा था 150 प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त हो गई। और हम सभी लोग आगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे। थोड़ा मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्वास्थ्य कारणों की वजह से थोड़ा क्लासेस इधर उधर हो रही हैं, तो उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। कोशिश करेंगे। आप सभी लोगों का 18 अगस्त को एग्ज़ाम भी है, शायद आप लोगों के एडमिट कार्ड भी आ गए, डाउनलोड कर लीजिए और अब रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाते रहें, ताकि आप सभी लोगों को अपनी तैयारी का आकलन होता रहेगा। और उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों के एग्ज़ाम बढ़िया होंगे दोस्तों। मैं आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम है। आप सभी लोग उसको निरंतर जो चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी है वो याद करते रहें, उसको बार बार पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। तो खैर मिलते हैं अगले दिन। धन्यवाद दोस्तों।